हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरी, जहाँ पर हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे गेस्ट है विकास जी, जिन्होंने रिसेंटली JIIB के चारों पेपर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो विकास जी, वेलकम टू एडुटैप। और साथ के साथ सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा इज़ कंग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग ऑल द 4 पेपर्स। कैसा लग रहा है आपको, बता सकते हैं टू ऑल द व्यूअर्स एंड बैंकर्स जो इस सेशन को देख रहे हैं। थैंक यू थैंक फर्स्ट टाइम में डायरी क्लियर करना बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए। और इस जर्नी में मुझे एडुटेक का बहुत बड़ा हेल्प मिला। इन्होंने ये क्रैश कोर्स बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था, जिसको मैंने ओनली 7 डेज में रिवाइज करके और पढ़ के मैंने जेआरबी का एग्जाम क्लियर किया। इसके लिए एडुटेक को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विकास जी। आई एम हैप्पी कि हम आपके प्रिपरेशन के जर्नी में थोड़ा सा रोल प्ले कर पाए। मेजर तो आपका ही डेडिकेशन है कि कम समय में भी आपने बहुत अच्छे से चारों पेपर्स को क्लियर किया। तो सबसे पहली चीज़ जो सारे लोग जानना चाहेंगे कि अगर आप बताना चाहो कि आपके मार्क्स कितने आए चारों पेपर्स में, और अगर आप अपना बैंकिंग का भी बैकग्राउंड बताना चाहो कि कहाँ पर आप पोस्टेड हैं, कौन से पोस्ट में। मैं इंडिया में लास्ट 2024 में एज ए जूनियर एसोसिएट ज्वाइन किया हूँ। अभी मैं सहरसा रीजन में पोस्टेड हूँ। और मैंने इस साल ही फर्स्ट टाइम में चारों पेपर क्लियर किए हैं। ईडू टेक का मैंने एक कोर्स लिया था जो क्रैश कोर्स होता है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिला और मुझे चारों पेपर है वो वन टाइम में क्लियर हुआ है। फर्स्ट पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें मुझे 65 मार्क्स मिले हैं। सेकेंड पेपर है पीपीबी है, उसमें मुझे 49 मार्क्स मिले हैं। फर्स्ट पेपर एएसएम है, उसमें भी मुझे 49 मार्क्स मिले हैं। और फोर्थ पेपर आरबीडब्ल्यूएसएम है, उसमें मुझे 62 मार्क्स मिले। वाह, बहुत अच्छे मार्क्स है, बिकॉज इस बार पेपर्स थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे थे। तो चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आए हैं इन चारों पेपर्स में, एंड इट इज़ ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। एंड जैसे आपने बैंकिंग का बैकग्राउंड तो बता दिया, बट आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बताना चाहेंगे, बिकॉज कई लोग के दिमाग में ये रहता है कि अगर कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है तो इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या आपने भी ये चीज़ फील की है या फिर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का था? मान नहीं, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का है। और मैं एक साबित नहीं हूँ, मेरा पढ़ाई से भी उतना तक मैं लास्ट 1.5 ईयर में तैयारी जो बैंकिंग का किया था, उससे मुझे केवल इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़ा हेल्प मिला है। अदरवाइज जो ये एएफएम का पेपर होता है जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, मैं आर्ट बैकग्राउंड का था, बिल्कुल जनरल इंटर की कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन एलू पैक के टीचर हैं निशांत सर, जिन्होंने मैराथन सेशन में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आई थिंक मैं सोचता हूँ कि जो उस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख ले तो वो आसानी से 50 to 60 मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो क्लियर नहीं कर सकते। वो बेसिक चीजें केवल है आपको, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो कोई दिक्कत आपको होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमर्स से नहीं होते हैं, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर करते हैं। हम्म। बट के साथ मुझे लगता है 1 मंथ ही के लिए क्लियर करने के लिए भी आपके पास डेडिकेशन है वो। यस। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि कॉमर्स बैकग्राउंड हो, ये विकास जी हमें अच्छे से बता रहे हैं। और आप आराम से जो है इस पेपर को, चारों पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं JIB एक बार में भी, सिंगल अटेम्प्ट में, जैसे विकास जी ने किया आप भी कर सकते हैं। बट यू नीड टू बी डेडिकेटेड, प्रॉपर टाइम आपको देना है एटलीस्ट 1 मंथ पहले, राइट? एंड लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ द पेपर्स, इतना टाइम तो ज़रूर लगेगा इस पर्टिकुलर चारों पेपर्स को क्लियर करने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट विकास जी इज टेलिंग अस। अब इसके अलावा विकास जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि मेजरली आपने जैसे मेंशन किया है कि एडुटैप का आपने क्रैश कोर्स लिया था,
तो क्या और भी कहीं से भी आपने प्रिपरेशन करी थी? और इस एडुटैप के बारे में आपको क्या पहले से पता था, या फिर किसी ने बताया आपको? किस तरीके से आपने शुरुआत की इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की? क्योंकि कई लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का, जो आने वाला साइकिल है उसमें। तो कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए इसकी प्रिपरेशन की? ये टू टेल के बारे में जब मैं आगे कार्य करता था तभी मुझे एक प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट हुआ था। उस टाइमिंग मुझे पता चला कि ये रेगुलेटेड बॉडी है, उनके ऐसी तैयारी कराते हैं एडुकेट। उस टाइम से मैं एडुकेट से जानता था। और अभी मैं जब क्रैश को देखा तो मैंने देखा कि टाइमिंग मेरे पास कम थी। मेरे पास एक्चुअली मुझे सिलेबस आइडिया नहीं था उसका। तो मैंने क्रैश कोर्स लेने का फैसला किया जो कंसाइज डेली होगा, जिसको मैं एक दो बार रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपके दिमाग में सारी चीजें आएगी। तो वो कंसाइज डेट था जहाँ पे कि हम उन चीजों को दो तीन बार रिवाइज कर सके कम टाइमिंग। और वो कवरेज फुल सिलेबस का है जो कि अच्छे तरीके से करने से समझ के आप इजी वे में 60 क्रॉस कर सकते हैं, 50 to 60 मार्क्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में ला सकते हैं। इनका जो क्रैश को तीन टेप का बनाया हुआ है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू विकास जी। तो मेजरली विकास जी ने एडोटैप के क्रैश कोर्स से ही प्रिपरेशन करी है, एंड जिस कंसाइज वे में ये कह रहे हैं कि जो क्रैश कोर्स था उनको उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, बिकॉज जैसा आपसे फ़ोन पे भी बात हो रही थी मेरी, तो आपने कहा था कि जो आईआईबीएफ के बुक्स हो काफ़ी बल्कि है, एंड ऑफ कोर्स वो बल्कि है, हमें भी लगता है। उनसे प्रिपेयर करना, और वो भी कम टाइम में प्रिपेयर करना, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब उसको इतने मोटे बुक्स है, उसके फिर समराइज करना है उन चीज़ों को, और फिर याद रखना है, रिवाइज करना है, जैसा विकास जी ने कहा कि रिविजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टेकिंग गाइडेंस इज़ द बेस्ट थिंग। तो दीज आर द की थिंग्स दैट विकास जी सेज कि ये आपको करने चाहिए। अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे प्रिपरेशन में ज़रूर रहते हैं, कि इससे हमें लगता है कि यार अब तो नहीं होगा, इस बार तो नहीं होगा। और एग्ज़ाम के जैसा आप बता रहे थे कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आपने ये इसमें थोड़ा सीरियस हुए, तो आपको लगा नहीं कि अभी तो यार एक हफ्ता ही बचा, छोड़ो इस बार अगली बार करते हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसा कुछ मतलब डिमोटिवेशन भी फील हुआ? और अगर हुआ तो उसे कैसे आपने ओवरकम किया? और इसके अलावा और क्या चैलेंजेस थे कि आपने ऑफ कोर्स सोचा होगा कि एक महीना दो महीना पहले करेंगे, बट एक हफ्ता पहले ही स्टार्ट किया, ऐसा कुछ था? या फिर आपने ऐसे पहले से ही प्लान किया था? तो मैंने इसका ध्यान नहीं किया था जीआईडी का। बट मुझे किसी ने चैलेंज दिया था कि जीआईडी का एग्जाम बहुत टफ होता है, तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं इसे जब तक कि आप 6 महीना पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मैंने बताया कि नहीं, जीआईडी का एग्जाम वैसा नहीं होगा शायद, क्योंकि बहुत लोग क्लियर करते हैं जीआईडी का एग्जाम, जितने बैंकर्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं एग्जाम। तो उन्होंने बताया नहीं, आप एग्जाम दे के एक बार दो अभी आप आपके पास टाइमिंग कम है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप 2 पेपर क्लियर करके मुझे दिखाओ। उनकी ऑलरेडी एक्सपीरियंस 5 ईयर सर्विस हो चुकी। तो मैंने इसको ये चैलेंज लिया और मैंने भी सोचा इसी चैलेंज के बहाने मेरा कम से कम 2 पेपर तो क्लियर हो जाए। बट मैंने कई सारे एग्जाम ऐसे मैं क्लियर किया हूँ। तो मैं जब किसी भी एग्जाम को क्लियर होना चाहता हूँ, मैं उसमें 100% अपने एफर्ट लगाता हूँ। और जब मेरा पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, तो मैंने 2 दिन की छुट्टी लेके एएफएम और पीपीबी का भी तैयारी किया कि नहीं मुझे पास होना। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और ये कभी नहीं सोचना है कि ये क्लियर नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। और यदि आप बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करके आए हैं तो आपके लिए इजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है एग्जाम पे। यदि टाइमिंग कम है तो कहीं से प्री मेड रिसोर्सेस आपको करना है। यदि टाइमिंग आपके पास इनफ है तो आप बुक भी और यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइमिंग इनफ होगा। लेकिन जब टाइमिंग कम हो, एक महीना, तो आप कंसाइज स्टडी मटेरियल को यूज कीजिए, वो आपको बेटर रहेगा।
और कभी भी नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं मानता हूँ कि कोई कंपटीशन नहीं है आपका जीआईबी एग्जाम में किसी से। यदि कंपटीशन है आपका तो खुद से है, क्योंकि ओनली 50% मार्क स्कोर करना, जो पता है कि यदि मैंने स्कोर किया तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होती है, ये कोई कंपटीशन का भी एग्जाम नहीं है, बस आपकी नॉलेज इनहेंसिंग के लिए है, ये मेडिकल के लिए एग्जाम केवल होता है। तो आप अच्छे से एक महीना में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेडिकल को टाइम कम मिलता है, तो आप 2 महीना पहले भी तैयारी कर सकती है। कंटिन्यूसली 2 घंटा शाम में और 2-3 घंटे सुबह में, इतना टाइमिंग मिल जाता है हमें। इतने टाइमिंग में आपका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। यस, वंडरफुल। तो आपकी बातों से दो तीन इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की चीज़ें जो मुझे लगी कि सबसे पहली बात तो ये जो एग्ज़ाम है ये खुद से खुद का कंपटीशन है, किसी और से नहीं है। और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है और मोटिवेट ही होना है कि हाँ बस मुझे अपने लेवल पे और बेटर करना है और बेटर करना है और बेटर करना है। एंड ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि टाइम कितना बचा है एंड उसके हिसाब से आप चूज करिए। भावनात्मक होकर लास्ट मिनट में भी आप बुक लेके बैठे हैं तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं ही होगा। लास्ट मिनट में गाइडेंस आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सफिशिएंट टाइम लग रहा है कि है, तो आप ज़रूर बुक से पढ़ सकते हैं। बट फिर भी आई थिंक बुक काफ़ी बल्कि होता है, तो सफिशिएंट टाइम क्या रहेगा वो डिसाइड करना हमारे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम बुक से भी पढ़ रहे कंसिस्टेंसी हैं। का डिफिकल्ट होता है। हाँ, और सफिशिएंट टाइम ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 1 मंथ भी सफिशिएंट होगा, किसी के लिए 2 मंथ भी सफिशिएंट नहीं हो सकता है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है। बट 2 to 3 मंथ इनफ टाइमिंग है सर इसके लिए। यस। सब्जेक्ट देता है एक बेहतर सहायक है तो एग्जैक्टिंग। वंडरफुल। तो काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर विकास जी हमें गाइड कर रहे हैं कि यस, ये चीज़ें जो है आपको, जो लोग कहते हैं, और इन्होंने अपने चैलेंज को भी एज अ पॉजिटिव वे में लिया। कई लोग सोचेंगे कि यार चलो इन्होंने कह दिया, इतने साल का एक्सपीरियंस इनको तो पता ही होगा, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है तो शायद नहीं ही हो पाएगा, मैं 2 सब्जेक्ट खाली टारगेट कर लेता हूँ। पर इन्होंने पॉजिटिव वे में लिया उस चीज़ को और पूरी मेहनत शिद्दत के साथ लग गए हैं उसमें। और जब आप मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ सेड कि पूरा जो है कायनात साथ आ ही जाता है। एंड वो चीज़ हुई हुई है विकास जी के साथ। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस बार पेपर सभी को काफ़ी डिफिकल्ट भी लगा था। इवन देन कम टाइम में विकास जी ने चारों पेपर्स क्लियर किए एंड उनका जो कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं, बात करते हुए भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू बी कॉन्फिडेंट विथ योर सेल्फ, नो द ट्रूथ कि आपके पास अभी टाइम कम है तो आप ये करें, टाइम है तो कुछ और कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली हमारा एम है कि क्लियर करना है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो इसी पॉइंट को एक और चीज़ जो है मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप आई एंड आई एफ एस तो थोड़ा मतलब मॉडरेट टू इजी साइड पे था, बट लोग कह रहे हैं कि पीपीबी, एएफएम एंड ऑब्वियसली दे वर डिफिकल्ट। आरबीडब्ल्यूएम भी डिफिकल्ट था इस बार कंपैरेटिव टू कंपेयर टू द प्रीवियस सेशंस में, प्रीवियस जो एग्जाम्स में था। तो आपको ये पेपर देते हुए कैसा लगा और किस तरीके से एग्जाम के टाइम पे उस प्रेशर को आपने हैंडल किया? और तो सर यदि क्वेश्चन टफ है तो ये सबके लिए क्वेश्चन टफ है, ये इंडिविजुअली मेरे लिए टफ नहीं है। और जब क्वेश्चन टफ आए तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा। जैसे IIFS में मुझे हार्डली 1 आवर में मैं सबमिट कर दिया था, लेकिन AFM, PPB और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसमें मुझे टाइमिंग लगा और टाइमिंग मैंने दिया भी, क्योंकि क्वेश्चन की स्टडी बेस पे तो थोड़ा समझ के उसका आंसर करना था। तो उतना डिफिकल्ट नहीं था फिर भी, यदि आपने कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ा था।
हमारे पास टाइमिंग कम होते हुए भी मैं कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ के आगे बढ़ रहे थे, चैप्टर बाई चैप्टर क्लियर कर रहे थे। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया वहाँ पे कि कंसेप्चुअली यदि मैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ा होता तो एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत कम होते। बट मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा था। मैं जितने भी चैप्टर में अपने एक एक चैप्टर था सब्जेक्ट वाइज उसको समझने की कोशिश किया और जहाँ तक हुआ मैंने किया। और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर पे किया है जहाँ से मुझे पैटर्न पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में टोटली पैटर्न चेंज हो गया था। इवन पीपीबी भी सफर साइड में था पेपर। एयर हैंडलिंग के पेपर में रिलेटेड चेंजेस ये हुआ था कि जो पहले प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल आ रहे थे वो न्यूमेरिकल नहीं आए, न्यूमेरिकल कम थे। और मैंने न्यूमेरिकल बहुत तैयार करके गया था लेकिन वहाँ पे मुझे देखने के लिए कम मिला। वो न्यूमेरिकल रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आ गए थे। ये इलेक्ट्रॉन के कुछ न्यूमेरिकल थे वहाँ पे पहले न्यूमेरिकल नहीं आते थे उसके। और वो न्यूमेरिकल जो कैलकुलेटर की हेल्प विदाउट हेल्प नहीं बन सकता था। और वहाँ पे कोई भी अपना कैंडिडेट के साथ नहीं गए थे रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में। तो हम आगे जो एस्पायरेंट हैं आगे ये होने वाले हैं नेक्स्ट साइकिल में उनके लिए बोलेंगे कि जब आरबी डब्ल्यूएसएन का भी पेपर देने के लिए आप जाए आप कैलकुलेटर के साथ जाए कि वहाँ पे भी आपको वैसे क्वेश्चन इस बार देखा गया है कि विदाउट कैलकुलेटर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और सारे पेपर ठीक हैं। और आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखिए अभी ये जो पेपर भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक दो बार रिवीजन करना है एक टेस्ट वाला वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। स्पेशली फर्स्ट टाइमर जो एग्जाम में क्लियर हो रहे हैं जो पहले क्लियर हुए उनको तो रही का पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यस वंडरफुल। तो जितना भी टफ हो पेपर, जितना भी डिफिकल्ट हो हमारी जर्नी, ये अगर आपने कॉन्सेप्ट्स बेसिकली अच्छे से कर रखे हैं तो वहाँ जाकर अब ज़रूर टाइम तो लगेगा आपको ज़्यादा, बट आप आराम से उस पेपर को कर पाएंगे जितना भी टफ हो डिफिकल्ट हो। जैसा विकास जी ने कहा कि उन्होंने एएफएम के न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करके गए थे, बिकॉज हमें पता है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर भी हम अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हमारी गलती है। पेपर डिफिकल्ट आया, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट साइड पे था, बट फिर भी जब पता है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे या आने के चांसेस हैं तो यू हैव टू डेफिनेटली प्रिपेयर देम वेल। ठीक है। और साथ में जैसे आरबीडब्ल्यूएम में भी बता रहे हैं कि एएफएम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे भी न्यूमेरिकल्स थे, तो दैट हेल्प देयर। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हेल्प हो गया ये। जैसे एएफएम में कम थे बट आरबीडब्ल्यूएम में आ गया, तो वहां पर उनको काफी हेल्प हुई। तो इस तरीके से थोड़ी इस अब आगे जब हम प्रिपेयर करें तो थोड़ा होलिस्टिक हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एंड डेडिकेशन से कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना है। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड विकास जी, है ना? फिर भी जो अपने कैंडिडेट हैं उनको मैं सर्कली पढ़ने के लिए दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए मैं एडवाइस नहीं करता हूँ सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप बनाने में डिफिकल्टी आएगी। आप डिफिकल्टी फेस करेंगे वहाँ। तो बेटर टू लर्न कंसेप्चुअली। यस वंडरफुल। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, केस स्टडी बेस्ड और सब तरह के क्वेश्चन जो है आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ओनली एमसीक्यूज पे आपको रिलाई नहीं करना है। ऑल्दो कई बार होता है कि मैथ्स तो कर जाते हैं, बट उस चीज़ पे रिलाई करेंगे तो लक बेस्ड ज़्यादा हो जाएगा और आपका मेहनत जो है वो कई बार उस पर पानी भी फिर सकता है अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं प्रिपेयर किए। तो दैट इज़ वंडरफुल टू नो। एंड इसके साथ विकास जी मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा, जब भी हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं तो हमारा तो मेहनत बहुत ज़्यादा रहता ही है, साथ के साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या आप किसी का नाम लेना चाहेंगे, किसी को मेंशन करना चाहेंगे
आपके कोई मेंटोर, आपके कोई कलीग्स हो गए, आपके कोई फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उन्होंने आपकी किस तरीके से हेल्प की इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के जर्नी में, या फिर ये पूरा कुछ आपने अकेले ही किया? नहीं सर, जब आपको सफल, इसमें कई लोगों का योगदान होता है, उन सारे लोगों का कुछ न कुछ योगदान होता है और वो सारे मिलके सक्सेस बनती है। यदि इस जर्नी में मैं कहूँ तो मैं अकेला सक्सेस बिल्कुल मुझे नहीं मिल सकती थी। मुझे इस जर्नी में तो ईटू टैग का ही नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रोल रहा कि मुझे सन साइड बिजनेस को सिलेबस कवर मिला है, जिसको कि मैं 7 डेज में 2-3 बार रिवाइज कर पाया। तो मैं सबसे ज़्यादा तो ईटू टैग का ही थैंकफुल करना चाहूँगा। उन्होंने इस तरह के कोर्स बनाए हैं। उस कोर्स में जो क्रैश कोर्स है उसमें केवल क्रैश कोर्स ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और फिर 12-13 घंटे 12 to 14 आवर्स के भी मैराथन सेशन है। वो भी वंडरफुल सेशन है। आप ये भी एक बार चैप्टर वाइज कर लेते हैं तो आपको वहाँ से करना है जो 5-6 सेशन है हर सब्जेक्ट के, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। ईटिंग पेज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे जो गाइड किया उस आगे चल के मैं जेआईडी का सफलता पाई है। और बैंक में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इसलिए ज़्यादा लोग गाइड भी नहीं किए थे मुझे, तो मैं केवल ईडू टैग को ही इसके लिए देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच विकास जी, बहुत अच्छा लगा ये जान के। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के, एंड होपफुली को आगे भी इस तरीके से सफलता मिलती ही रहे। आपका डेडिकेशन तो बहुत ही हाई लेवल का है जैसा मैं आपकी बातों से भी समझ पा रहा हूँ। मोटिवेटिंग है आपकी, काफ़ी इंस्पायरिंग है बातें। राइट, तो फाइनली आप अगर हमारे बैंकर्स एस्पिरेंट्स को कुछ लास्ट मैसेज अगर देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? पेरेंट हैं जो एक साइकिल में बैठना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी स्टडी करते हैं वो कंसेप्चुअली करें, अच्छे से करें, सोच समझ के। जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो उसको बार बार रिपीट करके देखा है। आपके एएफएम के पेपर में जहाँ पे कंसेप्ट कॉमर्स बैकग्राउंड में का एक नया सब्जेक्ट से इन्काउंटर होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होता है, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे मैम करेंगे कि आप एएफएम का पेपर पहले से तैयार करें, तो दैट आपके लिए ईजी रहे। और